हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित अध्याय 9 जिनमें अध्याय क्षेत्र नीति अंग्रेजी में कहे तो मेंसुरेशन जिनसे हम लोग परिचित होने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 9 में दिया हुआ है क्षेत्र नीति, इसको अंग्रेजी में कहे तो मेंसुरेशन। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा क्षेत्र नीति के बारे में। क्षेत्र नीति क्या होती है? तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है क्षेत्र नीति के बारे में। क्षेत्र नीति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों 2D और 3D के क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे मापों का अध्ययन किया जाता है। अभी हो सकता है आप लोगों को पढ़ने से कुछ भी समझ नहीं आया होगा, जब हम आप लोगों को समझाएंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो समझिए क्या कह रहा है। क्षेत्र नीति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों, आप कहिएगा ये ज्यामितीय आकृतियां क्या होती है? तो देखिए ज्यामितीय आकृतियां दो या दो से अधिक बिंदुओं, रेखाओं या वक्रों से बनी बंद आकृतियां होती है। जैसे ये देखिए, ये जो उदाहरण दिया है, ये जो आकृतियां है, ये क्या है? ज्यामितीय आकृतियां का उदाहरण। ये सभी ज्यामितीय आकृतियां। हमने आपको क्या बताया? ज्यामितीय आकृतियां क्या होती है? दो या दो से अधिक बिंदुओं से, या बोल सकते हैं रेखाओं से या वक्रों से बनी बंद आकृति हो तो वो हमारा ज्यामितीय आकृति का हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये जो वृत्त है, इस वृत्त में देखें तो ये जो परिधि बना है, इसमें देखिए बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के बना है। जैसे देखिए हम इस तरह से हम आप लोगों को समझाएं तो यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे बिंदु इस तरह से, आप इस तरह से समझ सकते हैं। बिंदु इस तरह से जो है बहुत सारे, इसमें अनंत बिंदुओं से मिलकर के क्या होता है? ये वृत्त बनता है। इसमें देखिए ये दूसरी बात, आप लोगों को वृत्त के बारे में ज्यादा नहीं समझना। अगर ज्यादा समझना है तो आप लोग अध्याय 3 को देख लीजिए, उसमें हमने बेसिक से समझाया हुआ है सभी को। यहाँ पे देखिए ये जो दिया है, केंद्र से हम जो ये रेखा लेते हैं एक, इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। ये क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या होता है। इसी में ये अगर हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ले ले तो ये हमारा होता है वृत्त का व्यास। यहाँ से लेके ये पूरा क्या हो गया? व्यास हो गया। बाकी आप लोगों को अध्याय 3 को देखना, ज्यादा समझना है तो। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें इसमें तो ये बिंदु से मिलकर बना नहीं है, ये रेखा से मिलकर बना है। और इसमें देखिए तो चार रेखाओं से मिलकर के बना है। इसमें पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा रेखा, इसमें चार रेखाओं से मिलकर के बना है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया? या बिंदुओं, पहली बात बिंदुओं से बना हो या फिर रेखाओं से, दो या दो से अधिक रेखाओं से बना हो, और वो हमारा बंद हो, वो हमारा क्या हो, वो जो आकृति होगा वो हमारा बंद आकृति होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें दो से अधिक रेखाओं से मिलकर के बना है। देखिए पहला रेखा हो गया, ये दूसरा रेखा हो गया, ये तीसरा रेखा हो गया और ये चौथा रेखा हो गया। और ये देखिए हमारा पूरी तरह से बंद आकृति है, यानी कि चारों तरफ से ये बंद है। तो ये हमारा क्या हो गया? ज्यामितीय आकृति का उदाहरण हो गया। इसी तरह से ये भी देखिए तीनों तरफ से क्या है? बंद है। ये तीनों तरफ से बंद है। और यहाँ पर ये देखिए तो रेखा से मिलकर के बना है। यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है, दो या दो से अधिक रेखाओं से मिलकर बना हो तो हमारा क्या होता है? ज्यामितीय आकृति होती है। और दूसरी बात, उसमें बंद होना चाहिए थे, बंद भी है। यहाँ पे देखिए इसी तरह से ये जो पंचभुज है, ये भी क्या है? ज्यामितीय आकृति का उदाहरण। तो ये सभी ज्यामितीय आकृतियां हैं। बाकी आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, बेसिक से समझना है तो अध्याय 3 में हम आप लोगों को इन सभी के बारे में बता चुके हैं इसे। अब इसमें समझिए इससे आगे क्या कह रहे हैं। 2D और 3D के क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे मापों का अध्ययन किया है। क्षेत्र नीति में जो है 2D और 3D के क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे मापों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पढ़ा जाता है। तो देखिए हम समझते हैं पहले 2D के बारे में। देखिए ये जितने भी आकृतियां दिया है, ज्यामितीय आकृतियां, ये सभी 2D का आकृतियां। ये कौन सा है? 2D आकृति। देखिए समतल जगह पे जो भी आकृतियां बनती है वो हमारा 2D आकृतियां होती है। ये सभी समतल जगह पे बना हुआ है, तो ये हमारा 2D आकृतियां का उदाहरण हो गया। 3D आकृतियां के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, यानी कि अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 3D आकृतियां क्या होती है? देखिए 3D आकृतियां क्या होती है उसे हम लोग छू सकते हैं 3D आकृतियां को। जैसे यहाँ पे देखिए ये दिया है, ये हमारा 3D आकृतियां है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो दिया है मार्कर, ये भी क्या? 3D आकृतियां है। इसी तरह से आप लोग बुक देखते हैं, किताब जो देखते हैं वो सभी 3D आकृतियां हैं। जैसे आप लोग माचिस की डब्बी देखे होंगे, वो सभी क्या? 3D आकृतियां हैं। तो 3D आकृतियां को हम लोग क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। और 2D आकृतियां क्या होता है कि बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? समतल जगह पे बनाते हैं। इन्हीं के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हमें जानना है। तो देखिए क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जानते हैं। देखिए आयतन जो है 3D आकृतियां में होती है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं आयतन के बारे में। तो हमें इसमें समझना है क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। तो देखिए परिमाप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरामीटर। तो देखिए पैरामीटर क्या होता है? किसी बंद समतल आकृति की कुल दूरी परिमाप कहलाती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिए। कह रहे हैं किसी बंद समतल, देखिए बंद होना चाहिए और समतल होना चाहिए। देखिए बंद और समतल है ये आकृति, तो यहाँ पर देखिए इनकी कुल दूरी परिमाप कहलाती है। इनकी कुल दूरी, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से लेके ये जो आयत है, ये जो आकृति है, ये आयत का आकृति है। ये क्या है? आयत है। तो देखिए आयत में मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर मान लेते हैं। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर। तो आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समान होती है। देखिए इनके समान ये भुजा, इनके समान ये भुजा, आमने सामने की भुजा, इसमें क्या होता है? समान होता है। अगर ये 6 मीटर तो ये भी हो जाएंगे 6 मीटर, ये भी क्या हो जाएंगे? 6 मीटर। और यहाँ पे इनके सामने की भुजा ये हो गया, यहाँ पे देखिए ये 2 मीटर, तो ये भी हो जाएंगे 2 मीटर। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया? इसमें किसी बंद समतल आकृति की कुल दूरी, यानी कि दूरी को जोड़ देंगे
तो हमें परिमाप ज्ञात हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये आयत है तो लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप। अब सूत्र जो है आगे आप लोग समझने वाले। इसमें पहले समझिए, पहला तरीका क्या है कि इनको हम जोड़ देंगे, इनकी कुल दूरी ही परिमाप कहलाती है। जैसे देखिए ये 6 मीटर है, लिख देंगे 6 मीटर प्लस में 2 मीटर प्लस में 6 मीटर प्लस में ये 2 मीटर, और इन सभी को जोड़ देंगे। 6 2 8, 8 6 14, 2 16 मीटर, 16 मीटर। ये हो गया आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आप लोगों को पता चल चुका है। आयत का परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, इनकी कुल दूरी जो है आयत का परिमाप होता है, यानी कि इनकी दूरी को हम जोड़ देते हैं कुल दूरी को, तो हमें परिमाप ज्ञात हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे क्षेत्रफल। देखिए इसमें एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को, इसको थोड़ा सा पहले ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एक बात और आप लोगों को समझना है। देखिए परिमाप में क्या होता है, यहाँ पर इनको जब जोड़ते हैं तो मीटर में रहता है तो मीटर लगाते हैं, अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर लगाते हैं, किलोमीटर में हो तो किलोमीटर लगाते हैं। और क्षेत्रफल में क्या होता है, यही अगर 16 मीटर होता है क्षेत्रफल में तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर घात 2 लगा लेते हैं, यानी कि वर्ग मीटर हो जाता है, या फिर कह सकते हैं स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। इस तरह से होता है क्षेत्रफल, इसको अंग्रेजी में कहते हो एरिया। किसी बंद समतल आकृति द्वारा घिरा भाग या फिर बोल सकते हैं क्षेत्रफल कहलाते हैं। किसी बंद समतल, यहाँ पे देखिए ये बंद है और ये समतल आकृति है, और इसमें देखिए इनकी भाग या फिर बोल सकते हैं क्षेत्र, इनका ये जो क्षेत्र है ये हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये इनका क्षेत्रफल हो गया। इस तरह से आप लोगों को समझना क्षेत्रफल क्या होता है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो उदाहरण से समझाते हैं, आप लोग समझिए ऐसे। जैसे मान लीजिए आपका जो खेत है वो आयताकार खेत है, और उस खेत का आयर आप लोग जानते होंगे। उस खेत में आयताकार खेत है तो उसमें चारों तरफ से क्या होता है, आयर होता है। तो वो जो आयर होता है वो उनका परिमाप होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें यहाँ पर उनके बीच की ये जो दूरी होता है, ये जो हमारा क्षेत्र होता है जिसमें आप लोग धान गेहूँ सभी उपजाते हैं, वो हमारा उनका क्षेत्रफल होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए इनका हमें क्षेत्रफल, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे ज्ञात। तो जैसे मान लीजिए ये जो आकृति है ये आयत का है, ये जो आकृति है ये आयत का है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है 5 मीटर है। ये क्या है, 5 मीटर। और इसको मान लेते हैं ये लंबाई हो गया इनकी, और ये चौड़ाई हो गया, चौड़ाई मान लेते हैं 2 मीटर। तो देखिए ये अगर 5 मीटर, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समान है, तो ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, ये भी हो जाएंगे 5 मीटर, और ये 2 मीटर तो ये भी हो जाएंगे 2 मीटर। तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। इस तरह से लिखना है। तो लंबाई इसका क्या हो गया, ये हो गया 5 मीटर, लिख देंगे 5 मीटर, और गुने चौड़ाई हो जाएंगे 2 मीटर, 2 मीटर, 5 दूनी के 10 मीटर, और यहाँ पर उसको स्क्वायर लगा देंगे। क्षेत्रफल में क्या होता है, इनके ऊपर घात 2 लग जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। तो क्षेत्रफल और परिमाप आप लोग समझ गए। अब समझिए हम लोग समझते हैं चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। अब कहिएगा ये चतुर्भुज समझना क्यों जरूरी है। देखिए इसके बारे में ऐसे आप लोगों को अध्याय 3 में समझा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपका जो प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न दिया हुआ है उसमें चतुर्भुज की बात हो रही है, समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है। तो उसमें आप लोगों को हो सकता है समझना है कि ये चतुर्भुज क्या होती है, समांतर चतुर्भुज क्या होती है, समचतुर्भुज क्या होती है, समलंब चतुर्भुज क्या होती है। इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पे समझाने की कोशिश की आप लोगों को। तो यहाँ पर समझिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर समझिए चतुर्भुज, सबसे पहले हमें समझना होगा चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में कहते हो क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखिए 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। 4 भुजाओं से पहली बात बना होना चाहिए। इसमें देखिए 4 भुजाएं, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा और ये चौथा भुजा, ये हमारा चतुर्भुज हो गया। और वो हमारा बंद घिरी आकृति होना चाहिए, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ है और बंद है ये आकृति, ये चतुर्भुज होगा। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से दिया, इस तरह से दिया हो तो ये हमारा चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें 4 भुजाओं से तो बना है, ये 4 भुजाओं से तो बना है, इसमें 3 1 4, लेकिन इसमें देखिए ये हमारा बंद नहीं है, ये बंद नहीं है और ये घिरी हुई नहीं है। इसका मतलब ये हमारा चतुर्भुज नहीं होगा। चतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको इस तरह से घिरा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, चतुर्भुज है। ये जो दिया है देखिए, इसी चतुर्भुज के अंदर जैसे इसका नाम क्या है, जब चारों भुजाएं समान रहे तो उसे हम वर्ग बोलते हैं। अगर यहाँ पर देखिए इस तरह से चारों भुजाएं समान रहे और यहाँ पे इस तरह से तिरछिया हो, यहाँ पे इनकी भुजा क्या हो, तिरछा हो, यानी कि इसमें ऊंचाई इस तरह से ज्ञात हो, यहाँ पे इस पर लंब हम डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे ये हमारा समचतुर्भुज होती है। इसी तरह से ये हमारा आयत है। देखिए आमने सामने की भुजा अगर समान रहे तो वो हमारा आयत होता है। ये चतुर्भुज ही है सभी के सभी। चतुर्भुज के अंदर इनका नाम होता है। ये वर्ग हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया, ये आयत का आकृति हो गया, और ये हमारा समलंब का आकृति हो गया। समलंब में क्या होता है आगे आप लोगों को समझाने वाले हैं, पहले इसमें इतना समझ लीजिए। देखिए 4 भुजों से जो बना होता है और घिरी आकृति होती है, यानी कि बंद आकृति, हमारा चतुर्भुज कहलाती है, चाहे वो कैसा भी आकृति हो। चतुर्भुज के बारे में आप लोग समझ गए। अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होती है, इसको अंग्रेजी में कहते हो पैरेललोग्राम। देखिए ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजा, चतुर्भुज तो आप लोग अभी समझ गए, ये हमारा चतुर्भुज होता है जो 4 भुजों से बना हो। तो ऐसे चतुर्भुज यानी कि 4 भुजों से बना होना चाहिए, 4 भुजों से ये बना हुआ है। और जिनकी सम्मुख भुजाएं की प्रत्येक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा,
यानी कि प्रत्येक जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। इनके समांतर ये भुजा होना चाहिए और इनके समांतर क्या होना चाहिए, ये भुजा होना चाहिए, तब ये हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे। तो इस तरह से ये समांतर है। समांतर का मतलब इसको हम कितना भी आगे इस तरह से ले जाए ये आपस में कटेगा नहीं। इसी तरह से इसको भी हम कितना आगे ले जाए, कितना भी आगे ले जाएंगे तो ये आपस में कहीं भी कटेगा नहीं। ये हमारा समांतर हो गया, समांतर चतुर्भुज। अब इसी तरह से देखिए समचतुर्भुज क्या होते हैं। समचतुर्भुज इसको अंग्रेजी में कहते हो रोम्बस। ऐसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं समान हो वो हमारा समचतुर्भुज कहलाती है। तो देखिए ऐसे चतुर्भुज जिनकी, देखिए चतुर्भुज होने के लिए चार भुजा होना चाहिए और वो हमारा बंद होना चाहिए आकृति। यहाँ पे देखिए ये चार भुजाएं से बना हुआ है और ये घिरी है इस तरह से चारों तरफ से, और ये बंद आकृति है। ये चतुर्भुज है। और चतुर्भुज में समचतुर्भुज कब होगा, जब इनकी सभी भुजाएं समान, जब इनकी सभी भुजाएं, यहाँ पे देखिए इनकी सभी भुजाएं क्या आपस में समान है। अब समान का मतलब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए ये 6 मीटर का, ये अगर 6 मीटर का, तो इनके चारों भुजाएं 6 मीटर का हो जाएंगे, ये भी 6 मीटर का हो जाएंगे, ये भी 6 मीटर का हो जाएंगे, ये भी 6 मीटर का हो जाएंगे। इस तरह से होता है। तो आप लोग समझ गए समचतुर्भुज। अब हम समझते हैं इनसे आगे समलंब को। अब देखिए इसी तरह से समलंब चतुर्भुज में, देखिए समलंब इसको अंग्रेजी में कहते हो ट्रेफिजियम। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो वो हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। देखिए इससे पहले आप लोग समांतर चतुर्भुज में देखे थे कि दोनों युग्म समांतर होता था, उसमें जैसे चार भुजाएं होता था तो दोनों युग्म यानी कि दो जोड़ा भुजाएं समान होती थी आपस में, सम्मुख भुजाएं। जैसे यहाँ पे देखिए इनकी सम्मुख भुजाएं ये हो गया और इनकी सम्मुख भुजा ये हो गया। इस तरह से आप लोगों को पता है इनके सम्मुख भुजा ये हो गया और इनकी सम्मुख भुजा ये हो गया, इस तरह से। तो देखिए सम्मुख भुजाएं होती थी क्या समांतर चतुर्भुज में, इनके समांतर ये भुजा होती थी और इनके समांतर ये भुजा होती थी। लेकिन समलंब में ऐसा नहीं होता। समलंब में एक ही युग्म क्या होती है, समांतर होती है। चाहे ये तो ये वाली भुजा समांतर होगी या इनके समांतर ये होगी। इसमें कौन से समांतर भुजाएं, एक युग्म। तो ये दोनों आपस में देखिए तो ये समांतर भुजाएं, इनको देखिए आगे कितना भी ले जाए इस तरह से, ये आपस में कहीं भी कटेगा नहीं, ये आपस में कहीं भी कटेगा नहीं, कितना भी आगे ले जाएगा। तो ये हमारा समांतर भुजा है, इनके समांतर भुजा ये हो गया। और यहाँ पर देखिए ये समांतर भुजाएं नहीं, इनको इस तरह से देखिए यहाँ पे लेते चले जाए आगे और इसको आगे लेते चले जाए तो ये आपस में क्या होगा, आगे जाकर के कट जाएगा, यानी कि ये समांतर नहीं है। तो एक ही युग में समांतर होना चाहिए, एक ही युग में यानी कि एक ही जोड़ा समांतर होना चाहिए, वो हमारा समलंब होगा तब। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इनके समांतर है लेकिन ये नहीं है, तो ये हमारा समलंब का आकृति हो गया। अब इसी तरह से देखिए इसमें भी देखिए तो ये हमारा समांतर भुजा हो गया। यहाँ पे देखिए ये समांतर है, ये हमारा क्या है, समांतर भुजा। इनके सम्मुख भुजा समांतर होना चाहिए, तो इनके सम्मुख भुजा ये है तो ये हमारा समांतर होना चाहिए। इस तरह से समांतर है, लेकिन ये दोनों देखिए तो समांतर नहीं है। इनको हम सीधा इस तरह से लेकर चले जाएंगे और इनको ये देखिए टेढ़ा है, इस तरह से हम इसको जब आगे लेते चले जाएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि ये समांतर भुजाएं नहीं है। तो एक ही युग में समांतर होना चाहिए, एक ही युग में इसमें समांतर है, ये हमारा समलंब का आकृति हो गया। इसी तरह से ये भी समलंब का आकृति है। इसमें देखिए तो ये दोनों आपस में समांतर है लेकिन ये समांतर नहीं है। इसको हम आगे इस तरह से ले जाएंगे और इसको हम इस तरह से आगे ले जाएंगे तो कट जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए समलंब क्या होता है। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं है, जब प्रश्न वाली 9.1 को हल करेंगे तो उसमें आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। अब हम सब का सूत्र देख लेते हैं। देखिए इसमें हमने यहाँ पर सूत्र में सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बंद समतल आकृति। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो यहाँ पर समझिए बंद समतल्य आकृति, पहला दिया हमारा बंद समतल्य आकृति। इसके बाद इस आकृति का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसके बाद इसका परिमाप दिया और इसके बाद इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें समझना देखिए सबसे पहला क्या है आकृति का नाम, ये हमारा आयत है। ये जो आकृति है ये आयत है। आयत में आप लोगों को समझना है आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है, यानी कि सम्मुख भुजा हमेशा समान होती है। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का तो ये भी 6 सेंटीमीटर, अगर ये 2 सेंटीमीटर का तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, इस तरह से होता है। तो देखिए आयत का ये हमारा आकृति है और इसमें आप लोगों को समझना है आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब कहिएगा सर आपने अभी बताया है कि यहाँ पर जो है कोई भी आकृति रहे उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी कुल दूरी कर देते हैं, यानी कि इनकी कुल दूरी को जोड़ देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है आप लोगों को, जैसे यहाँ पर समझिए इसको समझा रहे हैं, एक सूत्र को आप लोगों को समझा देना है। आप लोग कैसे करिएगा, यहाँ पर मान लीजिए ये जो दिया है ये हमारा इसकी लंबाई है, तो लंबाई को हम एल मान ले, लंबाई को एल मान ले, और चौड़ाई ये जो चौड़ाई है इसको मान ले अगर बी। तो देखिए इनके सम्मुख भुजा आयत में क्या होता है, समान होती है। तो ये अगर एल तो ये भी एल, ये भी एल हो जाएंगे। और ये जो दिया है चौड़ाई बी, तो ये बी अगर ये भी बी, तो यहाँ पे इनकी सम्मुख भुजा ये है तो ये भी बी। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इस तरह से अगर ना याद रहे तो हम क्या करते हैं, इसमें आप लोग को पता है, हमने आपको पता है इनकी कुल दूरी होता है, तो इनकी कुल दूरी को जोड़िए। देखिए एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इस तरह से होता है। अब इसके बाद देखिए इसमें एल कितनी बार, एक एक दो बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 एल, यहाँ पर लिख देना है 2 एल। अब बी कितनी बार, 2 बार है, एक एक 2 बार, यहाँ पर प्लस में लिख देंगे 2 बी। अब इसमें से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे इसमें बच गया एल और ये प्लस का चिन्ह और ये बी बच गया। यहाँ पे देखिए ये सूत्र बन गया इस तरह से। यहाँ पे इन्हीं को देखिए हमने सूत्र बनाया, इस तरह से सूत्र बन गया 2 इंटू लंबाई की जगह पे एल और प्लस में चौड़ाई की जगह पर यहाँ पे बी हो गया। इस तरह से सूत्र बन जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उतना जोड़ना नहीं है, इनको सूत्र से क्या होता है जोड़ने में आसानी हो जाती है।
तो हम क्या करेंगे, सूत्र पे हल करेंगे परिमाप ज्ञात करने के लिए, तो आसानी हो जाएगी इससे। इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। अब इसके बाद देखिए इनका यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर लंबाई को हम एल माने हैं तो यहाँ पे लिख देंगे एल, और गुने में चौड़ाई को हम बी माने हैं तो बी, एल गुने बी हो जाता है। इस तरह से होता है। ये आप लोगों को याद कर लेना। देखिए यहाँ पे इन्हीं को परिमाप, सभी का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन इन्हीं का सूत्र बन जाता है। सूत्र से जोड़ घटाव करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इनका सूत्र, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुने भुजा। अब कहिएगा इसमें देखिए इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा, लेकिन यहाँ पे इसका सूत्र क्यों बदल गया, तो इनका सूत्र इसलिए बदल गया क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ग में क्या होता है, इनकी चारों भुजाएं आपस में समान होती है। अगर मान लीजिए एक भुजा ए, तो इनकी चारों भुजा ए हो जाएंगी, इनकी चारों भुजा क्या हो जाएंगे, ए। इसलिए यहाँ पे देखिए इसमें 4 गो भुजा है, यहाँ पे 4 लिख दिया, और भुजा ए माने है तो भुजा के जगह पर ए लिख दीजिए। यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं 4 इंटू ए यानी कि 4 ए, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इनका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। भुजा गुने भुजा क्यों, तो यहाँ पे देखिए इनकी लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए। अगर लंबाई हमें पता है, सिर्फ एक भुजा पता है, तो इनकी सभी भुजाएं समान होती है, तो ये भी समान हो जाएंगे। यहाँ पे ए तो यहाँ पे ए, यहाँ पे अगर 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, चारों जगह 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से चारों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे भुजा गुने भुजा, यानी कि लंबाई की जगह पर और चौड़ाई की जगह पर दोनों जगह ए है, यहाँ पे लिख देंगे भुजा गुने भुजा, यानी कि ए गुने ए, यानी कि ए की घात 2 ए स्क्वायर हो जाएंगे। इस तरह से हो जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये हमारा है समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर से होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। इसमें अब यहाँ पर कहिएगा इसमें क्यों ऐसा समान हो गया, इन दोनों आपस में समान है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसमें समझना, वर्ग की तरह ही इसमें भी क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है। अगर मान लीजिए ये भुजा ए, तो इनकी चारों भुजा ए, इनकी भी क्या हो जाएंगे, चारों भुजा ए। इसीलिए यहाँ पे होता है 4 गुने भुजा। इनके 4 देखिए 4 भुजा है तो 4 गुना में भुजा को हम ए माने तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं उसके स्थान पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज का यहाँ पे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों विकर्ण का गुणनफल बट्टे 2। अब देखिए इसका विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण कौन सा होता है, ये हमारा होता है विकर्ण। ये क्या है, इसका विकर्ण हो गया। इसी तरह से दूसरा विकर्ण ये हो गया, ये विकर्ण हो गया। तो क्या कह रहा है, दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा बट्टे में 2, यानी कि इसका आधा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आधा मतलब 1/2। दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल देखिए, मान लीजिए ये जो विकर्ण है इसको A1 मान लीजिए, A1, और ये जो विकर्ण है इसको A2 मान लीजिए, A2। यहाँ पे A2 यहाँ पे लिखना है, हाथ लग गया यहाँ पे ऊपर हो जाता है, यहाँ पे A1 A2। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि गुणा के रूप में लिखना है, दोनों विकर्ण को लिख सकते हैं इसमें इंटू में A1 इंटू A2, इस तरह से लिखना है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे लिखना है A1 इंटू A2, इस तरह से सूत्र बन जाता है। दोनों विकर्ण का गुणनफल यानी कि गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसका आधा होता है, हमेशा याद रखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2। अब इसी तरह से देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई, सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का सूत्र होता है परिमाप का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर। जिस तरह से इसमें देखिए यहाँ पे इनके समान ये भुजा, इस तरह से इसमें भी क्या होता है, इनके समांतर भुजाएं होती है, और इसके समांतर ये भुजाएं हो जाएगी। यहाँ पे इसका सूत्र होता है परिमाप का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसका देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। इन सूत्रों को आप लोग को याद कर लेना है, इन्हीं पे प्रश्नावली 9.1 हल होगी। यहाँ पे देखिए आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल देखिए क्षेत्रफल में यहाँ पर आधार इंटू ऊंचाई। अब कहिएगा इसमें ऊंचाई कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखिए आधार तो मान लेंगे ये है, आधार नीचे वाले ये जो है ये इसका आधार हो गया, और ऊंचाई कौन सा होगा, तो इन्हीं पर जब लंब डालेंगे, आधार कौन सा होता है, जिस पे हम लंब डालते हैं वो आधार हो जाता है। देखिए इस पे डाले हैं लंब, ये हमारा आधार हो गया, और इस पे जो लंब डाले हैं ये हमारा इसकी ऊंचाई हो गया, इस पे ये ऊंचाई हो गया, ये h, तो यहीं पर हो जाएंगे ये b इंटू एच। अगर मान लीजिए b की जगह पर कोई संख्या में दिया रहता है 3 और यहाँ पे h दिया रहता है 5, तो हम क्या करते हैं 3 गुने 5 कर देते हैं। इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे आधार को हम यहाँ पे b माने हैं और इंटू में ऊंचाई को h माने, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे समलंब, समलंब में क्या होता है, समलंब में आप लोगों को पता है इनकी एक ही युग्म में समांतर होती है, यानी कि भुजा का एक युग्म, ये जो भुजा का एक युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक जोड़ा क्या होता है समांतर होती है। देखिए समलंब चतुर्भुज में परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी चारों भुजाओं का योग कर देंगे। और इसके बाद देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब अगर ये समांतर भुजाओं का योग यह तो हमें समझ नहीं आया, यहाँ पर समझ 1/2 समांतर भुजाओं का योग का मतलब हो गया, समांतर भुजा कौन सा होता है समलंब में, ये हमारा ये और ये समांतर भुजा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये A1 और इसको मान ले अगर A2, इसको मान ले अगर A2, तो इसका यहाँ पे सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे A1/2 समांतर भुजाओं का, समांतर भुजा इसको हम A1 माने, इसको A2, यहाँ पे लिख सकते हैं A1, इसके बाद इनका योग होता है तो प्लस में A2 और इसके बाद गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमारा ये हो गया, इस पर हम लंब डालेंगे तो ये इनकी ऊंचाई हो जाता है, ये ऊंचाई हो गया, यहाँ पे लिख देंगे इंटू में। इस तरह से सूत्र बन जाता है। ये हमारा हो गया इसका समांतर भुजाओं का योग, यानी कि इन दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे और इसके बाद क्या करेंगे गुणा कर देंगे इसके ऊंचाई से। इस तरह से होता है समलंब में।
इसके बाद त्रिभुज का देखिए तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि इन तीनों भुजाओं को योग कर देंगे तो इनका परिमाप ज्ञात हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2, इसको मान लेते हैं S3, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे S1 प्लस S2 प्लस S3। इस तरह से तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो परिमाप ज्ञात हो जाएंगे त्रिभुज के लिए। और त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कौन सा हो जाएंगे, जिसपे हम लंब डालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इस पे हम लंब डाले हैं, इससे यहाँ पे इस तरह से लंब डाले हैं, तो ये हो गया इनकी ऊंचाई और ये हो गया इसकी आधार। आधार को बी मान ले, इसको एच मान ले, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू आधार को हम बी माने तो बी इंटू में एच, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए विरीत में आप लोग को याद रखना है, विरीत में हमेशा क्या करना है, परिधि बोलना है। विरीत में परिमाप के जगह पर परिधि बोलना है। तो यहाँ पे देखिए विरीत का परिधि होता है 2πr और विरीत का क्षेत्रफल होता है πr²। परिधि कौन सा होता है, तो ये होता है इनकी परिधि। इनका परिधि क्या होता है, 2πr होता है। और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये हमारा होता है इसकी त्रिज्या, ये क्या होगी इसकी त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, इन सूत्रों का आप लोगों को याद कर लेना है। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से ठोस आकार के बारे में। तो यहाँ पर समझिए ठोस आकार क्या होती है। देखिए ठोस आकार आपके बुक में दिया हुआ है, तो समझिए ठोस आकार क्या होती है। ठोस आकार त्रिआयामी यानी 3D आकार होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जैसे हो गया घन, घनाभ और बेलन, ये सभी आकृतियाँ जो है 3D आकृतियाँ हैं। इससे पहले हमने 2D आकृतियों के बारे में समझा था। 2D आकृतियाँ में लंबाई और चौड़ाई होती थी, इसमें क्या है लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है 3D आकृतियाँ में। ये हमारा इसकी लंबाई हो गया, इसके साथ साथ इसमें चौड़ाई भी है और इसके साथ देखें तो ये इनकी ऊंचाई भी है। तो इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई होता है। तो 3D आकृतियाँ कहिए या फिर ठोस आकार कहिए। तो इसमें देखिए आप लोग को दूसरी बात अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। देखिए 2D आकृतियाँ को जो हम लोग समतल जगह पर सिर्फ और सिर्फ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें जो है एक चतुर्भुज यानी कि वर्ग बना ले इस तरह से, तो वो हमारा क्या है, इसमें सिर्फ समतल जगह पे उसको बनाए हैं। लेकिन 3D आकृतियाँ क्या होती है कि इसे हम लोग छू सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको उदाहरण से आप लोगों को हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए माचिस की डिब्बी, ये जो माचिस की डिब्बी है ये हमारा 3D आकृतियाँ हैं। देखिए जितने भी 3D आकृतियाँ होती है, जैसे यहाँ पर पेन है, मार्कर है, बुक है, वो सभी के सभी क्या है 3D आकृतियाँ हैं। जैसे यहाँ पर समझिए ये जो माचिस की डिब्बी है ये देखिए हमारा घनाभाकार है, इसी तरह से है, इसके आकार का ये है। और इसमें देखिए इसी को हम माचिस की डिब्बी को जो है यहाँ पे बनाए हैं, इसी को हम इस तरह से बनाए, ये घनाभाकार, इसी को हम लोग घनाभ कहते हैं। देखिए ये घनाभ के आकार का है। और इसमें देखिए इसकी लंबाई हो गया इस तरह से, ये इसकी लंबाई है, इतना ये लंबा है। इसी तरह से देखिए ये इतना चौड़ा है और इसके साथ साथ देखें तो इनमें ऊंचाई भी है, यानी कि इतना ऊंचा है ये। इसमें देखिए तो यहाँ पे इसमें देखिए इतना ऊंचा है, यहाँ पे देखिए तो इतना ये ऊंचा है। यानी कि इसमें आप लोग दूसरी तरह इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो है स्पेस का कुछ जगह 3D आकृतियाँ जो ये स्पेस का कुछ जगह छेकती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे 3D आकृतियाँ के बारे में। और दूसरी बात आप लोग को ये याद रखना है, जैसे यहाँ पर देखिए हमने ले लिया यहाँ पे इस तरह से एक डिब्बी, और ये देखिए तो ये बेलन के आकार का है, ये हमारा बेलन के आकार का है, यानी कि बेलन है ये। तो इस बेलन में आप लोग को याद रखना है, बेलन या फिर घन कहिए या फिर घनाभ कहिए, किसी भी 3D आकृति कहिए, उसमें जो है गहराई और आयतन भी होती है। गहराई क्या होती है, जैसे यहाँ पर देखिए इसको हम इस ढक्कन को खोलें, इस ढक्कन को इस तरह से खोलें तो इसमें देखिए इसकी गहराई है कुछ इस तरह से, इतना ये गहरा है। और इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है इसमें आयतन भी होती है। आप कहिएगा ये आयतन क्या होती है, तो आप लोगों को याद रखना है किसी भी वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह, जैसे ये हमारा एक वस्तु है इस तरह से बेलन, तो इसमें घिरी हुई जगह, ये जो जगह है पूरा का पूरा, यही हमारा इसका आयतन होता है। तो इसमें क्या होता है 3D आकृतियाँ में पहली बात आप लोगों को याद रखना लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई होती है। दूसरी बात आप लोगों को याद रखना इसकी गहराई भी होता है, ऊंचाई कहिए या फिर गहराई कहिए। ऊंचाई हो गया ये इसकी, यही ऊंचाई हो गया, और इसमें देखिए गहराई यानी कि इतना ये गहरा है, ऊंचाई या फिर गहराई बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है इनकी आयतन भी होता है कि ये जो वस्तु है इसके द्वारा घिरी हुई जगह, ये जो जगह है इसमें खाली जगह देख रहे हैं, यही इसका आयतन होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे 3D आकृतियाँ के बारे में। अब हम समझते हैं इसी तरह से यहाँ पे ये घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, और इसके बाद हम जानेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसके बाद हम लोग आयतन के बारे में जानेंगे। तो चलिए इनके आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए अब हम लोग समझने वाले हैं घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा घन के बारे में। घन क्या होती है, देखिए घन, ये हमारा घन का आकृति दिया हुआ है, ये जो दर्शाया गया है ये आकृति, ये हमारा क्या है घन का आकृति है। तो इसमें देखिए घन का कुछ गुण होता है। तो देखिए घन का क्या गुण होता है ये आप लोग को याद रखना है। जैसे कहीं भी अगर इस तरह से आकृति दिया हो तो आप लोगों को कैसे पता करेंगे कि ये घन है या घनाभ है, तो इस तरह से इसके लिए गुण आप लोग को याद रखना होता है। देखिए घन में क्या होता है कि घन की सभी भुजाएं समान होती है। तो घन में आप लोग को याद रखना है भुजा, भुजा कौन सा होता है, ये जो आप लोग को रेखा दिख रहा होगा, आप लोग को ये जो रेखा दिख रहा होगा ये इसकी घन की भुजाएं होती है। ये हमारा भुजा हो गया, ये जितने भी रेखा दिया हुआ ये हमारा क्या है घन की भुजाएं हैं।
ये सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अगर मान लीजिए एक भुजा दिया है, मान लीजिए ये भुजा दिया है अगर 5 सेंटीमीटर का, ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो सभी के सभी भुजा हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर का। ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर का, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर का, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर का, इसी तरह से ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर का, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी, इसी तरह से जितने भी भुजा है सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर का हो जाएंगे। अगर ये एक छेद दिया हुआ 6 सेंटीमीटर का तो सभी के सभी 6 सेंटीमीटर का। एक भुजा अगर ए दिया है तो सभी के सभी भुजा हो जाएंगे ए। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है घन की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। दूसरा गुण आप लोगों को याद रखना है, घन की सभी फलक वर्गाकार होती है। फलक क्या होती है, ये हमारा होती है फलक, ये हमारा जो दिया है इस तरह से, ये हमारा क्या है, फलक है। तो फलक क्या होती है, वर्गाकार होती है। जैसे आप लोगों को अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 3D आकृतियाँ लिया है। यहाँ पर देखिए ये जो आकृतियाँ दिया है ये हमारा घन के आकार का ही है। इसमें देखिए आप लोगों को समझना है, ये जो दिया है इस तरह से, ये जो दिया है ये हमारा क्या है, फलक हो गया। इस तरह से ये पूरा का पूरा इस तरह से वर्गाकार है फलक। इसी तरह से देखिए सभी के सभी फलक वर्गाकार। इसी तरह से ये भी फलक देखें तो इस तरह से वर्गाकार है। इसी तरह से ये भी फलक देखें तो सभी के सभी जितना भी फलक है वर्गाकार है। ये भी फलक देखें तो इस तरह से वर्गाकार है। तो सभी के सभी फलक वर्गाकार है। इस तरह से आप लोग समझ गए। इसी तरह से देखिए इसमें क्या होता है, घन की सभी फलक सर्वांगसम होती है। सर्वांगसम यानी कि एक दूसरे के समान होती है। अगर यहाँ पे देखिए जितना बड़ा ये दिया है, ये जितना बड़ा दिया है फलक उतना ही बड़ा फलक ये भी होगा, ये भी फलक होगा, उतना ही बड़ा ये भी फलक हो जाएंगे। इस तरह से, इसी तरह से उतना ही बड़ा ये भी फलक हो जाएंगे। सभी के फलक क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। सभी के सभी फलक क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस तरह से इसका गुण आप लोग को याद रखना। अगर फिर भी समझ नहीं आया घन के बारे में तो कोई बात नहीं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम लोगों को अब समझना है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। देखिए सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं। लिखने के लिए लिखना चाहे तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो इसमें 4a²। अब कहिएगा 4a² क्यों, तो यहाँ पर देखिए इसमें आप लोग को समझना है। यहाँ पर देखिए पार्श्व का मतलब होता है चारों ओर का, चारों ओर का। इसमें आप लोग को याद रखना है। जैसे यहाँ पर समझिए ये जो दिया है घन, इस घन में आप लोगों को याद रखना है इनके चारों दीवारें। अगर इसमें आप लोग को ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ पर समझिए, इसको हम इस तरह से समझाते हैं इसके माध्यम से। इसमें देखिए आप लोगों को समझना इनके चारों दीवार। जैसे यहाँ पे देखिए इसको जब हम रखे हैं यहाँ पे, इसमें रख दिए तो यहाँ पे ये दीवार है ना, यहाँ पे चारों तरफ से, यहाँ पे देखिए ये दीवार हो गया एक, दूसरा दीवार ये हो गया, इसी तरह से तीसरा दीवार ये हो गया और चौथा दीवार ये हो गया। तो यही चारों दीवारों हो गया। यहाँ पे पार्श्व जब भी कहे तो पार्श्व में याद रखना चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो देखिए इसके लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देंगे। तो एक दीवार देखिए यहाँ पे ये जो दीवार है, दीवार क्या है, वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है। तो वर्ग का यहाँ पर सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा गुने भुजा होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। तो इसी तरह से यहाँ पे इसमें 4 वर्ग है, इसमें 4 दीवार है और 4 दीवारों क्या है, वर्ग के आकार का है। तो 4 दीवार है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4, 4 और भुजा स्क्वायर कहिए या फिर a² लगाइए। भुजा को हम लोग a से सूचित करते हैं। यहाँ पे भुजा की जगह हम लोग क्या करते हैं, a मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। या तो भुजा लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 भुजा स्क्वायर या फिर लिख सकते हैं 4a², 4a²। यहाँ पे 4a² कैसे आया ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो यहाँ पे समझिए फिर से। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, एक घन है। तो इस घन में आप लोगों को समझना है, यहाँ पे इनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में। जब भी कहे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दीवारों का क्षेत्रफल। तो एक दीवार क्या है, ये जो दीवार है ये हमारा वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा को हम लोग a मान लेते हैं, भुजा को a मानेंगे तो a² हो जाएंगे, यहाँ पे a²। और इसी तरह से यहाँ पे 4 दीवार है तो 4 बार लिख देंगे हम, इसमें चारों को जोड़ देंगे। यहाँ पे a² प्लस a² प्लस a² प्लस a², इस तरह से 4 बार लिख देंगे। और इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे a² कितनी बार है, 4 बार है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4a²। इस तरह से सूत्र बनता है। तो यहाँ पर देखिए घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या हो गया, 4a²। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि जितने भी सतह है, टोटल 6 सतह है, इसमें फलक 6 फलक है। देखिए पहला फलक, इसी तरह से यहाँ पे देखिए इन साइड का दूसरा फलक, इसी तरह से देखें तो इधर का फलक 3, इसी तरह से इधर का फलक 4, यानी कि चारों दीवार हो गया। और यहाँ पे देखिए ऊपर नीचा, यानी कि ये छत वाला हो गया और ये हमारा निचली सतह हो गया, यानी कि टोटल 6 फलक हो गया। तो 6 फलक हो गया तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए एक के लिए यहाँ पे सभी के सभी भुजा क्या है, इसमें वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है। तो यानी कि वर्ग में क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यहाँ के पे देखिए 6 बार लिखेंगे, भुजा स्क्वायर लिखिए या फिर भुजा को हम लोग a मानते हैं तो a मानते हैं। तो a² को हम कितना बार लिख देंगे, 6 बार लिखेंगे, a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a²। 6 बार हमने क्यों लिखा, यहाँ पे इसमें 6 बार वर्ग है और यहाँ पे 6 बार वर्ग है। तो 6 बार हम इसको जोड़ेंगे, 6 बार जब वर्ग को जोड़ देंगे
यहाँ पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए इसको जोड़िए, ये कितनी बार 6 बार है, तो हम लिख सकते हैं 6a²। इतना हम लोग यहाँ पे समझाने के लिए लिखे हैं, इसको आप लोग को लिखना नहीं है। सूत्र हम लोग कैसे बनाते हैं वो हमने आपको समझाया है, तो आप लोग को याद रखना है। देखिए घन का जब भी कहे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को बोलना है 4a² होता है। और इसी तरह से अगर आप लोग को पूछ दे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण नहीं भी लगा हो, आप लोगों को पूछ दे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, तो भी आप लोगों को कहना है 6a²। पार्श्व लगा हो तो 4a², और यहाँ पे कहे संपूर्ण या फिर संपूर्ण ना लगाओ, सिर्फ लिखा हो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोगों को बोलना 6a²। जहाँ ये जो a है लिख भी देते हैं यहाँ पे, जहाँ हम लिख देते हैं a बराबर क्या है, भुजा है। a क्या है, भुजा है। यहाँ पर हम भुजा लिख देंगे, और यहाँ पे भुजा स्क्वायर क्यों लिखें, a² क्यों लिखें, तो a², जैसे यहाँ पर समझिए हमने आपको क्या बताया, वर्ग की यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल, ये हमारा एक वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें क्या करेंगे हम, लंबाई गुने चौड़ाई होता है इस तरह से। तो लंबाई इसका यहाँ पे a, तो यहाँ पे इनकी चौड़ाई भी, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होते हैं, तो यहाँ पे भी ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये इसकी लंबाई हो गया, लंबाई a, और यहाँ पे चौड़ाई भी a गुने a, यानी कि a² हो गया। इस तरह से बनता है सूत्र। तो यहाँ पर आप लोग को याद कर लेना इस तरह से। अगर यहाँ पे समझा रहे हैं वो अगर नहीं भी समझ आ रहा है, फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सीधा सा सूत्र याद कर लेना है। और सूत्र भी अगर याद ना हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जब आप लोगों को प्रश्नावली करवाएंगे तो उसमें आप लोगों को हम याद करवा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे घन का आयतन। अब घन का आयतन ज्ञात करने से पहले, इनका सूत्र ज्ञात करने से पहले आप लोग को ये समझना होगा अब आयतन होता क्या है। तो आप लोग को याद रखना है किसी भी वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। जैसे हमने आपको सिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने घनाभ का ये एक डिब्बा ले लिया, ये घनाभ के आकार का है, और इसमें देखिए ये जो घिरी हुई जगह है, इसमें देखिए ये जो जगह है, यही जगह क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। पूरे जगह क्या हो गया, इसकी आयतन हो गया। तो इसी का सूत्र आप लोग को याद रखना है। सूत्र हम कैसे लिखते हैं, तो इसमें हम सूत्र क्या करते हैं, इसमें आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, इस तरह से कर देना है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, ये जो इसकी आधार है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम रखते हैं, जहाँ पे रखते हैं जैसे वो इसका आधार हो जाता है। तो ये जो आधार है ये वर्ग के आकार का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है a² होता है, या फिर कह सकते हैं a को हम भुजा माने हैं, a बराबर भुजा होता है, तो यहाँ पर भुजा² बोल सकते हैं, भुजा² कहिए या फिर a² कहिए। यहाँ पर लिख देंगे a², और इसके बाद यहाँ पे गुने होता है ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग h से सूचित करते हैं। यहाँ पे ये हो गया इनकी ऊंचाई, ये जो है इनकी ऊंचाई है, ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, तो गुने में होता है ऊंचाई, यानी कि h होता है। तो हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऊंचाई को हम लोग h से सूचित करते हैं, बट इसमें आप लोग को ध्यान रखना है ये हमारा क्या है, घन है, और घन में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई की जगह पे भी हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। अगर ये भुजा a, तो सभी के सभी भुजा, इसमें यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई भी a, चौड़ाई भी हो जाएंगे, चौड़ाई ये हो गया, ये इनकी चौड़ाई हो गया, तो ये भी a। चौड़ाई की जगह जैसे देखिए लंबाई की जगह पर हम लोग l लिखते हैं, चौड़ाई की जगह b लिखते हैं, और ऊंचाई की जगह h लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी सभी भुजाएं जब समान, तो यहाँ पे देखिए अगर ये a तो ये भी a, और इसकी ऊंचाई भी a, तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई की जगह पे हमें क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। यानी कि इसका सूत्र बन गया यहाँ पे a⁻3। अब इसको जब गुना करेंगे, देखिए जब दोनों का आधार समान हो तो एक बार आधार को लिख देते हैं, यानी कि आधार a है तो a को लिख देंगे, और इनके घात क्या हो जाता है, जुट जाता है। इनके घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 1 3 हो गया। या फिर दूसरा तरीका ये है, इसमें क्या करना है, आयतन के लिए सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, और ऊंचाई भी a। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a⁻3। इस तरह से आप लोगों को सूत्र याद कर लेना। तो आप लोग घन के बारे में समझ गए होंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग समझ गए होंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर कह सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो भी आप लोगों को सूत्र याद हो गया होगा। घन का आयतन बराबर सूत्र था a³, ये भी आप लोग याद कर लिए होंगे। अब हम इसी तरह से समझते हैं घनाभ के बारे में। अब देखिए अब हम समझते हैं इसी तरह से घनाभ के बारे में। देखिए ये हमारा घनाभ का आकृति दिया हुआ है, और इसके बाद हम लोग घनाभ का गुण को समझते हैं। सबसे पहले देखिए घनाभ का गुण में देखिए पहला गुण आप लोग को याद रखना है, घनाभ की भुजाएं असमान होती है। देखिए इससे पहले हमने घन के बारे में देखा था, घन की सभी भुजाएं समान होती थी, लेकिन इसमें देखिए घनाभ की भुजाएं जो है असमान होती है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये जो भुजा दिया है इनके समान ये भुजा है, बट यहाँ पर देखिए ये भुजा है, ये इनके समान नहीं है। लेकिन उसमें क्या था, घन में सभी भुजाएं समान था, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है। इसमें आप लोगों को पहली गुण याद रखना है कि घनाभ में सभी भुजाएं असमान होती है। इसके बाद देखिए घनाभ की फलक आयताकार होती है। घनाभ की ये जो फलक है, ये जो फलक है इस तरह से, ये हमारा क्या होती है, आयताकार। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पर समझिए, इसके माध्यम से समझिए। ये जो माचिस की डिब्बी है, इसमें देखिए ये घनाभ आकार का है माचिस की डिब्बी। तो इसमें देखिए ये जो माचिस की डिब्बी है,
तो इसमें देखिए यहाँ पे पहली बात इसमें क्या दिया था कि घनाभ की भुजाएं असमान होती है, यानी कि ये जो भुजा है, ये जो भुजा इस तरह से ये सभी भुजा देखिए आपस में समान नहीं है। देखिए ये भुजा जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी होना चाहिए, अगर ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी होना चाहिए, लेकिन ये भुजा छोटा है और ये भुजा बड़ा है, तो इस तरह से है। हमें इसमें सबसे पहला ये समझना है गुण कि घनाभ की सभी भुजाएं असमान होती है। दूसरी गुण आप लोगों को याद रखना है, घनाभ की फलक आयताकार होती है। देखिए घनाभ की फलक जो है, यानी कि ये जो सतह इस तरह से ये क्या होती है, आयताकार होती है। ये जो फलक है इस तरह से ये पूरा ये क्या है, आयताकार है, आयत के आकार का है। इसी तरह से देखिए ये भी क्या है, आयत के आकार का, ये भी आयत के आकार का, ये भी आयत के आकार का, ये भी आयत के आकार का। यहाँ पे ये आयताकार है सभी के सभी फलक। तीसरा गुण आप लोग को याद रखना है, घनाभ की सम्मुख फलक सर्वांगसम होती है। अब कहिएगा ये घनाभ की सम्मुख फलक सर्वांगसम ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए घनाभ की सम्मुख फलक यानी कि सामने का फलक, इनके सामने की फलक ये हो गया, इनके सामने की फलक ये फलक हो गया, इनके सामने की फलक ये हो गया, इनके सामने की फलक ये हो गया। तो यहाँ पे सम्मुख फलक क्या होता है, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब हो गया एक दूसरे के समान होती है, जितना बड़ा ये फलक है उतना ही बड़ा ये भी फलक होंगे। तो इस तरह से आप लोगों को याद रख लेना है। यहाँ पर चौथा गुण आप लोगों को याद रखना है, घनाभ में सर्वांगसम फलक के 3 युग्म होते हैं। अब देखिए चौथा गुण आप लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ पे इनके सर्वांगसम, ये जो घनाभ है इसमें सर्वांगसम फलक, सर्वांगसम यानी कि एक दूसरे के समान फलक जो है 3 युग्म होते हैं इस तरह के। यहाँ पे देखिए इसके समान फलक ये है, तो ये हमारा पहला युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो ये पहला जोड़ा हो गया। इसी तरह से इनके सर्वांगसम ये फलक है, तो ये दूसरा जोड़ा हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इनके सर्वांगसम ये फलक है, ये तीसरा जोड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पे इसमें 3 युग्म है। इस तरह से आप लोग इनका गुण समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र कैसे निकालना है। डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सूत्र निकालना सीखना है। तो देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व जब भी लगा रहे थे हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं, पार्श्व का मतलब होता है 4 दीवार, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए ये पहला दीवार, इसी तरह से ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसको छोड़ करके ये जो ऊपर के सतह है इनको छोड़ के, और ये जो निचली सतह इनको छोड़ के, ये छत और ये जो निचली सतह है इनको छोड़ करके क्या करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल करके उनको जोड़ देना है। देखिए पहला क्षेत्रफल इनका निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये इनकी लंबाई हो गया, और ये जो दिया है इस तरह से इधर की ये चौड़ाई हो गया। निचले वाले देखिए ऊपर जो होता है वो हमारा ऊंचाई होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें समझिए इस आकृति के माध्यम से ये जो दिया है ये हमारा भुजा, ये इसकी लंबाई हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये इतना चौड़ा है, ये इतना चौड़ा है, ये इनकी चौड़ाई हो गया, यानी कि इसमें देखिए ये जो दिया है ये इनकी चौड़ाई हो गया। ये चौड़ाई को हम लोग b मानते हैं। और ऊंचाई ये जो दिया है ऊपर, ये जो ऊपर दिया है ये इनकी इतना ऊंचा है, ये हमारा इनकी ये ऊंचाई हो गया, ये h हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये जो ऊंचाई है, ये जो खड़ी है, जो खड़ा है ये इनकी ऊंचाई हो गया। इसी तरह से ये जो खड़ा है ये इनकी ऊंचाई हो गया। तो आप लोगों को समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ये ऊंचाई हो गया इसकी, और ये जो है ये हमारा इसकी चौड़ाई हो गया, ये b है, चौड़ाई को हम लोग b मानते हैं। इसी तरह से ये जो दिया है ये हमारा इनकी चौड़ाई हो गया। तो इसमें आप लोग को समझना है पार्श्व पृष्ठ में चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो इसको लिख लीजिए। यहाँ पे ये तो मान तो दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे l लिखना है। इसके लिए यहाँ पे इनकी लंबाई l हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे l। और यहाँ पे चौड़ाई की जगह पर क्या है, यहाँ पे चौड़ाई कौन सा है, यहाँ पे तो देखिए ये जो दिया है, ये जो दिया है इसमें ये ऊंचाई हो गया, ये इनकी ऊंचाई है। यहाँ पे चौड़ाई नहीं, इनकी ये हमारा इनकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई की जगह पे यहाँ पे इसको हम h माने हैं, चौड़ाई को ये h है। देखिए ये जो फलक है इस तरह से समझिए, ये फलक, ये पहला फलक, ये फलक हो गया। इस फलक में देखें तो ये लंबाई और ये हमारा हो गया ऊंचाई। ये क्या है, ऊंचाई, चौड़ाई ये है। इस फलक को हम नहीं ले रहे हैं, ये हमारा निचली सतह, ये वाला सतह है, तो हम इसको नहीं ले रहे हैं, ये वाला फलक ले रहे हैं। तो ये फलक हो गया ये l और ये h, तो यहाँ पे लिख देंगे LH। ये हमारा इसका क्षेत्रफल हो गया, ये हमारा पहला फलक का, इसका हमारा क्षेत्रफल निकला। अब इसी तरह का यहाँ पे देखिए इन साइड भी दिया है, इसके सम्मुख फलक ये भी है, तो एक बार हम और लिखेंगे, इनके समान ये है, तो इनको हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इसमें जोड़ते जाए, चारों फलक को जोड़ देंगे, चारों फलक को, चारों दीवारों को जोड़ना है आपस में, तब जाकर के इनका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें फिर से लिख देंगे LH, ये अगर LH तो ये भी LH। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा फलक ये, अब इसमें देखिए ये इनकी चौड़ाई हो गया, यहाँ पे ये l है, ये लंबाई है, और ये इनकी चौड़ाई है, तो इधर ये तो चौड़ाई हो गया, और ये जो खड़ी है ये हमारा इसकी ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया l इंटू, सॉरी यहाँ पे ये इस चौड़ाई को b माने हैं, तो b इंटू h हो गया। ये ऊपर जो खड़ा है यहाँ पे ऐसे समझिए, ये जो दिया है, ये जो फलक दिया है, ये फलक यानी कि ये फलक है, ये जो पूरा फलक हो गया, इसमें देखिए ये हमारा b हो गया और ये हो गया h, इनके समान ये, तो ये भी b और ये h, तो ये भी h। तो इस तरह से समझना है। तो यहाँ पे b इंटू h, यानी कि लिख सकते हैं इसमें प्लस में इनको जोड़ना है, BH लिख दिया। और इनके सम्मुख यहाँ पे ये दिया है, ये भी क्या है, सर्वांगसम होती है, यानी कि एक दूसरे के समान होती है, समान होती है। यहाँ पे जो है इसमें लिख देंगे BH। अब इन सभी को क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ लेंगे। देखिए LH 2 बार है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू LH,
2 इंटू एल एच। अब इसके बाद देखिए बी एच 2 बार है तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस में 2 इंटू बी एच। अब देखिए दोनों में 2 है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम जब 2 कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएंगे, इसमें एल एच बच गया और इसमें बी एच बच गया, बी एच। तो ये इनका सूत्र बन गया। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र निकालना सीखना है तो इस तरह से सीख लेना है। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो आप लोगों को सिंपल सा याद कर लेना है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, इस तरह से याद कर लेना है। अब देखिए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए या घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, जो कहना चाहे वो लिख सकते हैं इस तरह से। अगर यहाँ पर घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया उसका मतलब भी हो गया ये पूरा का क्षेत्रफल। अगर यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया फिर भी हम पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, और या घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा इसका मतलब भी समझिए पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर देखिए चारों का तो निकाल चुके हैं, चारों का तो इतना निकल चुका है 2 इंटू एल एच, यानी कि इतना निकला है। इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ बचा कौन सा है तो 2 फलक, यहाँ पर निचली सतह और ये ऊपरी सतह, इन दोनों को जोड़ देंगे। चारों तो निकल चुका है, चारों इतना निकला है, और यहाँ पे ये दोनों सतह जोड़ देना। अगर ऐसे भी नहीं समझ आया तो फिर से जोड़ते चल जाइए, जोड़िए इनको। पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, निचली सतह को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया इनकी लंबाई और ये निचली सतह का ये हो गया इनकी चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एल बी प्लस, यहाँ पे देखिए 2 बार एल बी, यहाँ पे देखिए ये इनकी लंबाई और ये इनकी चौड़ाई। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी ये जो ऊपरी सतह है यानी कि ये छत वाले हैं, यहाँ पर आप लोग जिस घर में है, जैसे मान लीजिए तो घर में आप लोगों का छत होगा, छत ये हमारा हो गया, और निचली सतह जिस पे आप लोग खड़े हैं। और इसके बाद देखिए चारों दीवार होता है घर में भी, उसी तरह से इसमें भी है। घर में कितना है, टोटल 6 फलक होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए ऊपरी फलक, ऊपरी में भी देखें ये इनकी लंबाई हो गया और ये इनकी चौड़ाई हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बार, ये 1 बार और एक ऊपर, तो 2 बार एल बी प्लस एल बी। और इसके बाद देखिए चारों का तो निकाल चुका है पहले ही, चारों का इस तरह से हम निकाल चुके हैं। तो इसी को हम लिख देंगे इसी तरह से एल एच प्लस बी एच, इस तरह से हम लिख दिए। अब इन सभी को देखिए जोड़िए, एल बी कितनी बार, 2 बार, तो लिख सकते हैं 2 एल बी प्लस एल एच कितनी बार, 2 बार, तो आप लिख सकते हैं 2 एल एच प्लस देखिए बी एच कितनी बार, 2 बार, तो 2 बी एच, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए तीनों में 2 है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं तीनों में से। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, एल बी प्लस इसमें बच गया एल एच प्लस इसमें बच गया बी एच। इस तरह से ये हमारा इनका सूत्र बन गया। तो आप लोगों को पूछे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर कहे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों को कहना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, या फिर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, इस तरह से कह सकते हैं। ये उलट पुलट हो सकता है, जैसे यहाँ पे एल बी है तो पहले यहाँ पे एल एच को भी लिख सकते हैं, या जैसे यहाँ पे एल एच है तो यहाँ पर जो है इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है। तो इस तरह से इनका सूत्र याद कर लेना है। अब देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन आप लोगों को पता है कैसे करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कर दीजिए गुना में, या आप लोग को याद रखना है यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। यहाँ पे या तो इस तरह से आप याद कर लेना है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार कौन सा इसका, जैसे यहाँ पे देखिए आधार होता है हमेशा यहाँ पे सबसे निचली सतह जिस पे यहाँ पे रखा हुआ हो, इस तरह से है जहाँ पे ये है वो हमारा इसका आधार हो गया। ये निचली सतह ये इसकी आधार होती है हमेशा। ये हमारा क्या है, एल बी है, आधार क्या है इसका एल बी है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल बी या फिर एल गुने भी लिख सकते हैं, तो एल बी हो गया। और इनटू में ऊंचाई यानी कि गुने ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग एच माने हैं, ये हमारे इनकी ऊंचाई है तो ऊंचाई को हम लोग एच माने हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गुना में एच, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे। यहाँ पे जैसे लिख देते हैं यहाँ पे बराबर में, और यहाँ पे एल ये एल हो गया, इसके बाद ये गुने में बी और इसके बाद ऊंचाई एच गुने में एच, ये गुना में एच तो एच, तो एल गुने बी गुने एच को हम लिख सकते हैं इस तरह से एल बी एच। तो यही हो गया इसका आयतन, घनाभ का आयतन हो गया एल इंटू बी इंटू एच, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं एल बी एच। एल जो जहाँ हो गया लंबाई, बी हो गया चौड़ाई और एच हो गया ऊंचाई। तो इस तरह से आप लोग घनाभ के बारे में समझ के होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से बेलन के बारे में। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं बेलन के बारे में। देखिए बेलन 2 समांतर और सर्वांगसम वृत्ताकार आधार एक वक्र से जुड़े होते हैं। देखिए बेलन में क्या होता है, बेलन में जो है 2 समांतर और सर्वांगसम वृत्ताकार आधार, देखिए वृत्ताकार आधार जो है ये सर्वांगसम और समांतर है, तो इनका आधार जो है क्या है, वक्र से इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये हमारा जुड़े होते हैं। जिसमें यहाँ पे देखिए ये हमारा त्रिज्या हो गया, यहाँ पे ये इसकी त्रिज्या यानी त्रिज्या को हम लोग आर मानते हैं, तो ये हमारा आर हो गया। इसी तरह से ये जो त्रिज्या है इसकी आर, ये हमारा हो गया त्रिज्या, और ये इनकी ऊंचाई होगी, ये हमारा ऊंचाई हो गया। ये ऊंचाई तो ये भी इनकी ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया। इसी तरह से ये भी क्या ऊंचाई है, यानी कि ये हमारा ऊंचाई हो गया। सीधा ये जो खड़ा होता है ये हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है हमेशा। अब देखिए इसके बाद बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, तो हमने आपको क्या समझाया हुआ है
यहाँ पे देखिए इसकी दीवार तो यहाँ पे चौकोर है नहीं, इसमें ये हमारा क्या है, ये गोल आकार का है और गोल आकार का है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दीवार गोल आकार का है तो गोल क्या होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त का हमें इसमें देखिए सूत्र कैसे हल करना है, इसका सूत्र कैसे निकालना है। आप लोगों को सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पे आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई कर देना है। आधार का परिमाप, इनका सूत्र निकालने का तरीका बता रहे हैं, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई देखिए आधार का परिमाप, देखिए इनका दीवार क्या है, ये जो दीवार है यहाँ पे देखिए ये जो दिया है ये हमारा बेलनाकार है, यानी कि ये हमारा गोल है और गोल क्या होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप नहीं होता है, इसे परिधि होता है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 2πr, 2πr इस तरह से होता है। और इसके बाद इंटू में ऊंचाई होता है, यानी कि गुने ऊंचाई, इसको हम गुना करें h से, तो यहाँ पर ये हमारा सूत्र बन जाता है 2πrh। इसको गुना करिए तो 2πrh, ये हमारा बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि ये निकल गया इस तरह से। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम बेसिक से उतना नहीं जा रहे हैं, नहीं तो इसको हम लोग यहाँ पे खोल करके यहाँ पे इसको काटते तो ये आयताकार बन जाता है, उस तरह से हम लोग समझा सकते थे उसमें। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ में क्या होता है, इसके साथ साथ ये जो दिया हुआ है दीवार, गोलाकार दीवार, इसके साथ साथ ये भी आ जाएंगे, ये ऊपर वाला पृष्ठ, ये सतह और ये भी सतह, ये दोनों फलक आ जाएंगे इसमें, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि निचले सतह और ये जो ऊपर वाला छत जो है ये भी जुड़ जाएंगे। तो इससे तो हमें पता है इतना, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये हमारा गोल है, इसका ढक्कन ये देखिए ये जो हमारा दिया है इसमें देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, ये बेलन के आकार का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये दो ढक्कन होता है, यानी कि वृत्त के आकार का दो ढक्कन होता है, यह सर्वांग होता है, इनके समान ये भी होता है ढक्कन। तो देखिए दोनों क्या है, वृत्त के आकार का है। तो ये ढक्कन जो लगा है ये क्या है, वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, इनका क्षेत्रफल देखना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया ये वाली सतह। और इसके बाद देखिए दूसरा सतह ये हो गया, ये दूसरा सतह हो गया, इसमें जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये दीवार का क्षेत्रफल हमें पता है 2πr होता है, 2πrh होता है। इसमें क्या करना है, जोड़ देना 2πrh, इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए इसको हम हल कर लेंगे। इसमें देखिए ये हमारा कितनी बार पाई आर है, यहाँ पे 2 बार पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2πr स्क्वायर और प्लस में 2πrh, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें आप लोगों को समझना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में, यहाँ पर देखिए 2πr इसमें भी, 2πr इसमें भी, तो हम कॉमन ले सकते हैं 2πr। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2πr को कॉमन लेंगे तो इसमें देखिए r 2 बार है तो एक r बच गया, और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, इसमें 2πr कॉमन ले चुके हैं तो इसमें बच गया क्या, h। तो यहाँ पे ले गया h। यही हो गया इसका सूत्र, ये इनका सूत्र हो गया। अगर आप लोगों को नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को डायरेक्ट सूत्र याद कर लेना है। यहाँ पर बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र कहे तो यहाँ पर आप लोगों को कहना 2πrh, और यहाँ पर अगर आप लोगों को पूछ दे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो आप लोगों को कहना 2πr इंटू r प्लस h, क्योंकि ये जो सूत्र दिया है इनका प्रयोग जो है प्रश्नावली 9.2 में होने वाला है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा, जैसे हम लोग यहाँ पे घन में घनाभ में देखें इसी तरह से इसमें भी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर देना है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर देना है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर देना है। आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, ये वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और इंटू ऊंचाई, यहाँ पे इंटू में ऊंचाई यानी कि h, तो यहाँ पे इसको h से गुना करेंगे तो h, यही ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर h। ये इनका सूत्र हो गया बेलन का आयतन बराबर। तो इस तरह से आप लोग सभी को देख लिए, यहाँ पे हमें इतना ही समझना था। चलिए हम थोड़ा सा बाकी बच गया जो वो हम बुक के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं आयतन और धारिता के बारे में। देखिए आयतन के बारे में ऐसे हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, देखिए फिर से समझ लीजिए आयतन के बारे में। देखिए किसी वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा उसका आयतन कहलाता है। देखिए किसी वस्तु द्वारा, मान लीजिए एक वस्तु है तो इसमें देखिए इसकी घिरी हुई जगह, ये जो जगह है ये पूरी जगह ये क्या कहलाएगी, इसकी आयतन कहलाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए धारिता के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। ये हमारा एक बर्तन है तो इस बर्तन में ये जो भरी हुई जगह है, मान लीजिए यहाँ तक हमने पानी भर दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ तक पानी भर दिया, ये इसकी धारिता कहलाएगी। ये जो इसकी दूध की मात्रा है ये इसकी धारिता कहलाएगी। अगर मान लीजिए इसी की जगह पर दूध भर दिया, यहाँ तक दूध भर दिया तो ये इसकी धारिता कहलाएगी। इतना आप लोगों को याद कर लेना है। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा सूत्र है, इसे भी आप लोगों को समझ लेना है। देखिए सूत्र याद कर लेना आप लोगों को। इसमें 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 1 ml बराबर सूत्र क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऐसे नहीं समझ आए तो उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप लोगों को पूछे कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो आप लोग याद किए हैं कि 1 किलो में जो है 1000 ग्राम होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें आप लोग को याद कर लेना है। अगर पूछे 1 मिलीलीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो आप लोग कहेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से आप लोगों से पूछ दे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। और 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर,
तो आप लोगों को कहना 1000 लीटर होता है। तो इस तरह से आप लोगों को याद कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोगों को पूछे, यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ तक जो है दूध भरा हुआ है, तो ये कितना ml होगा, तो आप लोगों को कहना 1 ml याद होगा। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने आप लोगों को जितना भी क्षेत्र मिति के अंतर्गत बेसिक बातें था उन सभी को हमने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.2 को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।